अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल और सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है कतर। कतर एक मुस्लिम कंट्री है, इसीलिए सोसाइटी के वैल्यूज़, मोरालिटी और उसके बिलीफ के वजह से पिछले एक वीक से काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं। कुछ कंट्रीज ने कतर को बाइकआउट करने की बात की है। कुछ मीडिया हाउसेज ने इनॉग्रल सेरेमनी को लाइव स्ट्रीम नहीं किया है। कतर पर ह्यूमन राइट अब्यूज करने का इल्जाम लगा है। कतर वर्ल्ड कप के जरिए इस्लाम की तबलीग कर रहा है। पूरे टूर्नामेंट में $300 बिलियन खर्च हो रहा है। इस पूरे मामले में कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको अनफॉर्चुनेटली एड्रेस नहीं किया गया है। आज हम लोग इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। 2 दिसंबर 2010 को कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 होस्ट करने के लिए राइट मिला था और वहीं से कतर के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ती चली गई। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल यानी फीफा, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के फुटबॉल डेवलपमेंट को मैनेज करती है, जिसके अंदर 211 फुटबॉल प्लेइंग नेशन मेंबर हैं यानी उससे रजिस्टर्ड हैं। डेजर्ट में एक कंट्री है कतर, जिसकी टोटल आबादी 3 मिलियन से भी कम है, जिसकी खुद की फुटबॉल टीम की फीफा रैंकिंग 50 के ऊपर है। उसको इतने बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने का राइट कैसे मिला? इसका क्रेडिट कतर फुटबॉल एसोसिएशन और एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के लंबे वक्त तक प्रेसिडेंट रहे मोहम्मद बिन हम्माम को जाता है, जो 24 मेन फीफा एग्जीक्यूटिव कमेटी के 15 साल तक मेंबर रहे। मगर कतर को वर्ल्ड कप होस्टिंग राइट मिलने के थोड़े दिन के बाद ही मोहम्मद बिन हम्माम के साथ फीफा के 24 एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोगों के ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगे और कुछ लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया। बहरहाल अगले 12 साल में कतर ने हेवी इन्वेस्टमेंट करते हुए दुनिया के 8 बेस्ट फुटबॉल स्टेडियम बनाए और फिर लास्ट वीक 20 नवंबर को फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ, जहां हमने अब तक वेस्ट के कई रंग देखे हैं। स्टेडियम में एलजीबीटीक्यू सिंबल, अल्कोहल बैन होने के लिए और माइग्रेंट वर्कर के एक्सप्लॉयटेशन के नाम पर कतर को खूब क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बीबीसी ने फुटबॉल हिस्ट्री में पहली मर्तबा इसके ओपनिंग सेरेमनी को इग्नोर कर दिया। कई कंट्री ने इसको बाइकआउट करने की भी धमकी दी। इन सब के पीछे 3 बड़े रीजंस हैं: रेसिज्म, इस्लामोफोबिया और हिपोक्रेसी। ये सारा चीज कैसे है, इसको समझिए। स्टेडियम में अल्कोहल बैन न सिर्फ कतर में हुआ है, बल्कि दुनिया के और भी कई सारे यूरोपियन कंट्रीज में, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, स्कॉटलैंड और भी कई यूरोपियन कंट्री में अल्कोहल फ्री स्टेडियम्स हैं। शायद इसीलिए फीफा के प्रेसिडेंट ने इस जो हिपोक्रेसी है उसके ऊपर यूरोप को बहुत ज्यादा कोसा है। If for 3 hours a day you cannot drink a beer, you will survive, especially because actually the same rules apply in France or in Spain or in Portugal or in Scotland, where no beer is allowed in stadiums. Now here it seems to become a big thing because it's a Muslim country, or I don't know why. I don't know why. फिर अगर आप फुटबॉल के फैन हैं तो आपने इंग्लैंड में मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल और भी दुनिया के अलग अलग टीमों के जो मैचेस होते हैं उसमें ग्राउंड के अंदर यानी स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के बाहर लोग किस तरीके से शराब पी करके उधम काटते हैं, किस तरीके से लड़ाई झगड़ा करते हैं, इसकी ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपके नज़र से गुजरी होंगी। एक इंपॉर्टेंट इशू है माइग्रेंट वर्कर्स के ह्यूमन राइट का इशू। लास्ट ईयर द गार्जियन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें यह क्लेम किया गया कि जब से कतर को फीफा वर्ल्ड कप होस्टिंग करने का राइट मिला है तब से 2021 तक 6,500 माइग्रेंट वर्कर्स की मौत हो चुकी है। वजह है उनके लिए जीरो राइट और उनका एक्सप्लॉयटेशन। यह माइग्रेंट वर्कर्स की मौत क्यों हुई, यह अपने आप में एक डिबेटेबल टॉपिक है, मगर यहाँ एक बहुत अहम चीज जरूर समझिए। सिर्फ कतर में ही नहीं बल्कि पूरे गल्फ रीजन में वहां जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत खराब सिस्टम है कफाला का।
जिसमें उन्हें कई अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है। इस कफाला सिस्टम का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, यह उनका खुद का बनाया हुआ कानून है। फिर रिसेंटली यह कि उस कफाला सिस्टम में भी कई सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं जो यकीनन सफिशिएंट नहीं हो सकता है। मगर यहाँ आप ये गौर करिए कि उनको क्रिटिसाइज कौन कर रहा है? वेस्ट, जिनकी खुद की एक अपनी पूरी तारीख, पूरी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ताबनाक है और बहुत ज़्यादा जुल्म, जबर और कत्लेआम और तमाम तबाही और ग़ुलामी और इन सब चीज़ों से भरी हुई है। फिर चाहे कॉलोनियल एरा में ब्रिटेन का अफ्रीका और एशिया में लाखों लोगों का कत्लेआम हो, फिर उनको गुलाम बनाना हो, फिर फ्रांस का अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया में लाखों लोगों का और ख़ास तौर से मुसलमानों का कत्लेआम हो और उनको स्लेव बना लेना हो, फिर जर्मनी, बेल्जियम और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ का अफ्रीका में कत्लेआम हो और उनको स्लेव बनाना हो। इसीलिए शायद फीफा के प्रेसिडेंट ने कहा कि यूरोप ने जो 3000 सालों में किया है, अगर अगले 300 सालों में उसके लिए माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज करें, तो शायद उसकी भरपाई के लिए नाकाफ़ी होगा। I'm European. Actually, I am European. Not just I feel European. I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world, we should be apologizing for the next 3,000 years before starting to give moral lessons to people. फिर अभी आपको रिसेंट डेज में माइग्रेंट मुस्लिम का याद होगा, कैसे उनको यूरोप के डिफरेंट बॉर्डर्स के ऊपर उनको जब रिफ्यूज के लिए वो जा रहे थे तो उनको ह्यूमिलिएट किया गया। कहीं रिफ्यूजी को जर्नलिस्ट लात मार रहे हैं, कहीं फ्रीजिंग कोल्ड में ऐसे खतरनाक और ठंड वाले वेदर में उनके ऊपर पानी डाल दिया जा रहा है। Polish forces stopping them from crossing into the EU. It was only a matter of time these people, faced with a lack of food, water, shelter and sub-zero temperatures, tried to push forward at the crossing at Bruzgi. At the front are mainly young men, but many women and children are in the crowds behind. For those on the receiving end, it's an inhumane and hypocritical rejection by Europe. अब बात आती है LGBTQ की या क्रूसेडर्स जैसे ड्रेसिंग पहनने के लिए स्टेडियम में बैन किए जाने की। तो यहाँ आप इनका रेसिज्म देखिए। हर कंट्री का अपना एक रूल रेगुलेशन होता है, उसके सोसाइटी के वैल्यूज़ और नॉर्म्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना मस्ट होता है। अगर आप वेस्ट में जाएं तो वेस्ट में देखेंगे कि उनके कंट्रीज़ के अलग अलग रूल और रेगुलेशन हैं जो यकीनन इस्लाम से बहुत ज़्यादा, इस्लाम के जो बेसिक टेनेट हैं उनसे टकरा रहा होता है। लेकिन फिर भी अगर मुस्लिम माइग्रेंट्स वहाँ जाते हैं तो उनको मजबूरी में फॉलो करना होता है। आपको हिजाब बैन याद होगा, यूरोप के कई सारे कंट्रीज़ में हिजाब बैन है, बावजूद इसके कि इस्लाम के बेसिक उसूल से टकराता है और वहाँ मुस्लिम औरतों को हिजाब पहनने के लिए फ़ाइन देना पड़ता है। लेकिन चूंकि मानना है तो मानना पड़ता है। मगर यही लोग जब एक मुस्लिम कंट्री में जाते हैं तो एक सॉवरेन कंट्री, एक खुद मुख्तार कंट्री, उसका जो रूल रेगुलेशन है, उसका जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ है, वो इनके लिए कोई मैटर नहीं करता है। ये माइग्रेंट वर्कर के मौत को इशू बना करके कतर को बाइकॉट करने की बात कर रहे हैं। मगर जब 2014 में ब्राज़ील ने वर्ल्ड कप होस्ट किया तो वहाँ 1,70,000 लोग सिर्फ इसलिए बेघर हो गए क्योंकि वहाँ पे स्टेडियम बनाना था या वर्ल्ड कप के लिए वहाँ पे जगह चाहिए थी। तब ये लोग बिल्कुल खामोश थे, कहीं से कोई बाइकॉट के लिए आवाज़ नहीं आई। 2018 में जब रशिया ने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया तब वहाँ हेमोसेक्सुअलिटी और ये जो गे के डिफरेंट राइट्स और डिफरेंट स्लोगन्स हैं वो सारे कंप्लीटली बैंड थे। और तो और रशिया हमेशा से ह्यूमन राइट अब्यूज़ के लिए एक बदतरीन एग्जाम्पल रहा है। सीरिया में कितने मासूम इनोसेंट सिविलियंस, विमेन, इनोसेंट चिल्ड्रेन रशिया के बॉम्बिंग की वजह से मार दिए गए, जलाकर राख कर दिए गए। मगर उनको तब ये जो पूरा बाइकॉट गैंग है बिल्कुल खामोश था, रशिया के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं निकलता है। अभी जर्मनी में एक मैच में LGBTQ राइट के लिए जर्मनी के प्लेयर्स ने ग्राउंड के अंदर एक बदमाशी की। हालांकि इनकी हिपोक्रेसी देखिए, जब उनके जर्मनी का एक प्लेयर मेसत ओजिल विगर में जो मुसलमानों के ऊपर जो एट्रोसिटीज़ चाइना कर रहा है, जब उनके राइट के लिए बात किया तो न सिर्फ जर्मनी ने बल्कि जर्मनी की जो नॉर्मल जो ऑडियंस है, जो जर्मनी के जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया और उनको पनिश किया गया। बाद में उनको बेवक्त रिटायरमेंट लेना पड़ा। शायद इसीलिए कतर वर्ल्ड कप में जो वहां पर फैंस हैं उन्होंने जर्मनी के एक मैच में मेसत ओजिल की तस्वीर लेकर के उनके प्लेयर्स को रियल हिपोक्रेसी का असल चेहरा दिखाया। ورب الكعبة إني أعشق هذا الإنسان جاي حامل أزل عامل حركة الألمان وبتطلع على الألمان وبقول لهم إذا عملتوا لنا هذه الحركة من منطلق الدفاع عن المثلية فإحنا بنقول لكم نعم هذه الحركة عملناها لما أزل تكلم عن الإيغور وتكلم عن المسلمين
ولما تصور مع رجب طيب اردوغان حرمتوه من المنتخب. तो ये क्लियर रहा कि वेस्ट का जो ये पूरा क्रिटिसिज्म है, असल में ये एक जेलसी, घुटन, चिढ़ और सुप्रीमेसी का बुखार है जो रेसिज्म, इस्लामोफोबिया और हिपोक्रेसी की शक्ल में बाहर आ रहा है। अब एक बहुत अहम और बहुत इंटरेस्टिंग मामला है कतर के इस पूरे वर्ल्ड कप में इस्लाम का रोल। इसको समझना बहुत जरूरी है। कई जगहों पर कुरान की आयतें और हदीस के बारकोड, हदीस और कुरान के पोस्टर्स और बैनर्स, मस्जिदों में खूबसूरत अजान देने वाले, बेहतरीन क़िरात करने वाले इमाम्स और मुअज्जिन का रिक्रूटमेंट, कुरान की तिलावत से फीफा वर्ल्ड कप का आगाज़, कुछ बड़े फेमस इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं, जो दाई हैं, उनको इन्वाइट किया जाना, इन सब के ज़रिए कतर ने मुस्लिम उम्मा को कनेक्ट करने की कोशिश की है। फिर लोग भी खूब न्यूज़ शेयर कर रहे हैं कि आज इतने लोगों ने इस्लाम कबूल किया, कल इतने लोगों ने इस्लाम कबूल किया। मगर सवाल यह है कि क्या इस्लाम में दावत देने का यही तरीका है? क्या एज एन स्टेट दावत ऐसी ही दी जाती है? क्या अल्लाह के रसूल ने एज एन स्टेट ऐसे ही दावत दी थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह के रसूल के दावत देने का तरीका बहुत अलग था। और फिर यह कि कतर जो इस तरीके से इस्लाम की दावत देने लग रहा है, उसकी कॉस्ट और कीमत क्या है? कतर जो इस पूरा फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, उसमें 220 बिलियन डॉलर से 300 बिलियन डॉलर तक खर्च होने वाला है। वहीं यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग हर साल दुनिया में हंगर यानी भूखमरी को ख़त्म करने के लिए 40 बिलियन डॉलर चाहिए। यमन की जो टोटल हंगर है, जो टोटल उनकी भूखमरी है, उसको ख़त्म करने के लिए 4.3 बिलियन डॉलर चाहिए। आप गौर करिए कि कतर फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए 220 बिलियन डॉलर से 300 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है और यमन में भूखमरी खत्म करने के लिए 4.3 बिलियन डॉलर चाहिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसे सोमालिया से लेकर के अफगानिस्तान तक, यमन से लेकर के सीरिया तक मुसलमान भूख से मर रहे हैं। और वो जो 300 बिलियन डॉलर कतर खर्च करने लग रहा है, वो कोई उनका या उनके रॉयल फैमिली का नहीं है, बल्कि वो उस ज़मीन के रिसोर्सेज हैं जो यकीनन उम्मत का है। मगर अफसोस के सीरिया में लोग भूख की वजह से परेशान होकर के उलमा से ये फतवा पूछते हैं कि क्या बिना सहरी और अफ्तार किए रोज़ा रखा जा सकता है, और यहाँ उम्मत के जो एलाइट्स हैं वो ऐसे ही पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हम इस बात पर खुश हैं कि स्टेडियम के अंदर अल्कोहल बैन है, मगर स्टेडियम के बाहर शराब आसानी से मिल रही है। और मैं ये सोच करके हैरान होता हूँ कि ये कौन से दावत का तरीका है कि पहले शराब पिलाया जाए फिर दावत दिया जाए। प्रोग्राम की शुरुआत कुरान मजीद के तिलावत से होता है और उसके बाद निकी मिनहाज और पता नहीं हॉलीवुड के कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ के डांस और गानों के जरिए इस प्रोग्राम का अख्ताम होता है। क्या यह कुरान मजीद की बेहुरमती नहीं है? कतर का अल अदीद एयरबेस जो आज भी यूएसए के अंडर में है, वही एयरबेस जहां से इराक और अफगानिस्तान में ब्रिटेन और यूएसए के हज़ारों फ्लाइट्स गए और वहां मुसलमानों को जलाकर राख कर दिया, ये एयरबेस आज भी यूएसए के ज़ेर असर है। आप गौर करिए कि हराम हलाल की तमीज़ ख़त्म करने के बाद भी, नाच गाना शराब शबाब सब कुछ नॉर्मल करने के बाद भी, एक तरफ वेस्ट है जो कतर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, या ये कहिए कि कतर की जो सोसाइटी है, जो उसकी बची खुची इस्लामिक रंग है, जो उनकी सिविलाइजेशन है, उसको वेस्ट से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो असल में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, जो अपने आप में एक बहुत अहम मैसेज लिए हमारे सामने है। यहाँ एंड में आप ये समझ लें कि इस्लाम में दावत का ये तरीका हरगिज़ हरगिज़ नहीं रहा है, जहाँ कुरान का, दीन का, इस्लामी शायर का मजाक बनाने के बाद भी, कतर के इतना पैसा खर्च करने के बाद भी, सोसाइटी को इतना ज़्यादा एक्सपोज करने के बाद भी वेस्ट उनसे खुश नहीं है, क्योंकि कतर के सोसाइटी में अभी भी कुछ इस्लामिक रंग बाकी है। तो कतर को ये समझना होगा कि आप खुश किसको कर रहे हैं, जिनकी शायद असल प्रॉब्लम आपकी आइडेंटिटी है, आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी। और फिर क्या फ़ायदा ऐसी दावत का और ऐसे असर रसूख का जिसकी इतनी बड़ी कीमत उम्मत को चुकानी पड़े। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।